हेलो 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 तो कैसे हेलो कहना चाहते हैं या हर परिवार में जो महिला फैमिली मैन को तो दोनों पड़ती है। बहुत हो गया यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप मुझे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? ये जो क्लास ऑन होते ही आप जो दुनिया भर का मैसेज करने लगते हैं, प्लीज नहीं किया कीजिए मैसेज। मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए। आप मुझे सुन रहे हैं, ऑल क्लियर लिख दिया, ठीक है, वेरी गुड। तो आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अब अपन ऐसा करते हैं, पढ़ाना आपको शुरू करते हैं। और देखिए, हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिया था निकालने के लिए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, तो NO प्लस है, NO प्लस है, इसका मतलब नाइट्रोजन का N मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 बराबर 1 होगा, क्योंकि चार्ज के बराबर होता है। चार्ज +1 है, चार्ज के बराबर होगा। यहां से N बराबर 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 बन गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, NOCl है। NOCl है तो पहले समझना पड़ेगा कि इसमें केटायन क्या है, एनायन क्या है। केटायन है नाइट्रोसोनियम NO प्लस, क्लोराइड है Cl-। ये जो केटायन और एनायन में तोड़ने में दिक्कत हो रही है ना, इसका रीजन ये है कि आपको एनायन का लिस्ट याद नहीं है, केटायन का लिस्ट याद नहीं है। सो प्लीज, केटायन एनायन जो 8वीं क्लास में लिस्ट पढ़ते थे, सल्फेट, सल्फाइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, ये सब लिस्ट एनायन का। और केटायन तो ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसा ही नाम होता है, उसकी वैलेंसी केवल याद रखिए केटायन में। और एनायन में आप उन लिस्ट को याद रखा कीजिए जो क्लास 8 में पढ़े थे। तो ये नाइट्रोसोनियम क्लोराइड है। अब एक बार ये NO प्लस आ गया तो क्लियर हो गया, NO प्लस ऊपर निकाल चुके हैं, N बराबर 3 होगा।
अब देखिए C6H5NH2 है, तो इसको केटायन एनायन में तोड़िएगा। मैसेज करना पहले तो छोड़ दो, कुछ पूछता नहीं हूं तब भी कुछ ना कुछ मैसेज करते रहते हो। क्या साबित करना चाहते हो? +3 -3 लिख। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो ना चुपचाप यार। बना भी लिए तो आंसर लिखने के लिए बोला मैं क्या? सो इसे हम केटायन एनायन में तोड़ते हैं, ये आएगा C6H5 प्लस और NH2 माइनस। कैसे पता चला? तो हमें पता था एनायन जो होता है एमाइड आयन होता है, पहले केटायन लिखा होता है फिर एनायन लिखा होता है। तो NH2 से कौन सा आयन होता है? NH2 माइनस, एमाइड आयन होता है। अब निकाल दीजिए आप नाइट्रोजन का N हो गया +2 बराबर -1, दिस इंप्लाइज N बराबर -3। यहां से निकाल दिया मैंने। C6H5NO2, इसे भी तोड़ दीजिए आप। C6H5 प्लस NO2 माइनस। देखिए जब फॉर्मूला लिखते हैं ना तो पहले केटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं। तो पहला पार्ट केटायन है, दूसरा पार्ट एनायन। अब सोचते हैं एनायन साइड में NO2 में कौन सा एनायन आप जानते हैं? तो नाइट्राइट आयन जानते हैं, NO2 माइनस होता है। बस निकाल दीजिए यहां से। नाइट्रोजन का N +2 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर -1, दिस इंप्लाइज N बराबर 4 -1 3। सो ये चारों हो गया। मुझे बताना चारों समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? चारों आपको समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? मैसेज करके बताना। अभिषेक कुमार लिखा नहीं आया। यार तुम क्या क्या प्रॉब्लम है अभिषेक? बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आया? रूल्स याद नहीं है या कंपाउंड का नाम नहीं लिखने आता है, केटायन एनायन में तोड़ने नहीं आता है? नहीं, वो 24 या 25 कुछ भी लिखोगे तो उससे नहीं क्लियर होता। वो तो तय बात है कि तुमको नहीं आया। 24 जैसे C6H5NH2 है। फिर से बताता हूं, सुनो मेरी बात। हाँ, तोड़ने में दिक्कत है तो तोड़ना तब आएगा जब केटायन और एनायन का लिस्ट होता है। जैसे जब आप 8 क्लास में पढ़े होगे ना बेटा, तो आपको रटवाने के लिए कहा होगा SO4 2 माइनस सल्फेट, SO3 2 माइनस सल्फाइड। इसी तरह से NH2 माइनस एमाइड। ये सब नहीं याद रहेगा। अगर एनायन का नाम और केटायन का नाम याद नहीं रहेगा तो नहीं तोड़ पाओगे। तो कहानी अलग है, क्लास 8 का प्रॉब्लम। जो आपको नहीं तोड़ने आ रहा है वो क्लास 8 का प्रॉब्लम है, यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कैसे सीखिएगा? आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पढ़े थे आप पहली बार, जैसे कैसे पढ़े थे? आपकी कैल्शियम क्लोराइड का नाम लिखो। तो कैल्शियम क्लोराइड का नाम लिखो तो आप करते थे कैल्शियम क्लोराइड का Cl, कैल्शियम की वैलेंसी 2 तो यहाँ 2 लिख देते थे, क्लोराइड की वैलेंसी 1 तो यहाँ 1 लिख देते थे, CaCl2। तो आप पढ़ते थे कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोराइड Cl माइनस को बोलते हैं। तो उसी तरह से जब तक आपको याद नहीं रहेगा कि एमाइड NH2 माइनस को बोलते हैं, तब तक आप केटायन एनायन में नहीं तोड़ पाइएगा। तो जैसे ही मैं तोड़ता हूं तो कम से कम आप याद रख लीजिए कि NH2 माइनस को एमाइड बोलते हैं, NO2 माइनस को नाइट्राइट बोलते हैं। ये पहले याद कीजिए, अपने आप टूटना शुरू हो जाएगा, अपने आप तोड़ना आ जाएगा। तो जो आप हमसे पूछ रहे हैं C6H5NH2 बार बार, हम कह रहे हैं इसे आप तोड़िए। तो पहले आप देखिए कि ये C6H5 प्लस है। क्यों प्लस ले लिया? मान लो आपको नहीं पता है तो NH2 माइनस होता है, ये एमाइड होता है, ये पता है तो अपने आप पता चलेगा। इस पे एक माइनस है तो केटायन पे एक ही प्लस होता है। तो C6H5NH2 इसे तोड़ दिया C6H5 प्लस NH2 माइनस में।
NaCl में Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, ये क्या याद ही है ना आपको? बचपन से कोई बोलता आ रहा है तो याद ही है ना कि NaCl को आयन Na प्लस और Cl माइनस होता है। तो इसी तरह से आपको कम से कम एनायन का नाम याद रखिएगा, केटायन अपने आप पता लग जाएगा। लिस्ट बता दीजिए, वो पढ़ाने, हाँ आप कह रहे हैं पूरी लिस्ट दे दीजिए, वो एक अलग टॉपिक ही है पढ़ाने का, 4-5 क्लास का। जब भी पढ़ाया जाएगा पढ़ाया जाएगा, कितना लिस्ट बताया जाए आपको। अब कोई कहेगा कि सर मुझे 24x7 नहीं आ रहा है, तो तुम बोलोगे टेबल लिख दीजिए। तो आप प्लीज उन क्लासेज में जाइए, एनायंस के जितने नाम है उसको ढूंढिए और ये आपको मिल जाएगा। अगर आप उन क्लासेज में नहीं जाना चाहते हैं तो ये आपको आपके जनरल बुक में भी मिल जाएगा, गूगल करेंगे, लिस्ट ऑफ एनायन लिखेंगे, मिल जाएगा। याद रखिए उसे कितना, आप जैसे 24x7 क्या होता है आप नहीं बता पा रहे तो आप बोलेंगे हमको टेबल लिख दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं। नाम पढ़ाया जाता है ऐसे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नाम नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चा को पूरा याद नहीं रहता है। तो ठीक है, जब पढ़ाया जाएगा तो हम लिस्ट देंगे। अभी तो कम से कम जितना नाम मैं बता रहा हूं वो तो याद रखो। लिख क्यों देता हूं कि ये एमाइड है, ये नाइट्राइट है, अभी जितना बता रहे हैं उतना याद रखो। नहीं नहीं नहीं, कार्बन का नहीं पता है। कार्बन की वैलेंसी -4 से +4 तक कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मत लिखते रहो। कोवेलेंट बॉन्ड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड ही है यहाँ पे। ये जो दोनों कंपाउंड है ना, सब कोवेलेंट बॉन्ड ही है, फिर भी हम केटायन एनायन में तोड़ करके बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ही है। आइए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। क्या अभी भी आपको कोई डाउट है क्या? अभी भी डाउट है क्या इन चारों में, या अब क्लियर हो गया? हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का रूल पढ़ा रहे हैं। केटायन एनायन में तो तोड़ना आपको रटना ही पड़ेगा कि हाँ इसको इस केटायन में तोड़ते हैं, इसको इस एनायन में तोड़ते हैं। अब आप देखिए यहां पर फर्स्ट है KMnO4, ध्यान से देखिएगा, Mn का निकालना है। तो पोटेशियम अल्कली मेटल है, +1 होगा। Mn का नहीं पता तो Mn लिख देते हैं। ऑक्सीजन का मैंने बोला ही है कि हर कंपाउंड में -2 लेना, 2-3 एक्सेप्शन है, वो ये नहीं है, और ये 0 होगा। तो Mn का आ जाएगा 7, K2 Cr2O7। अगेन पोटेशियम का +1 और ऑक्सीजन का -2। तो पोटेशियम का 2 एटम है, 2 × 1, क्रोमियम का 2 एटम है, 2 × Cr, ऑक्सीजन का 7 एटम है, 7 × -2 बराबर 0। दिस इंप्लाइज क्रोमियम 6। H2C2O4, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, 2 × 1 + 2 × कार्बन + 4 × -2 बराबर 0। कार्बन का 3 आ गया। FeC2O4, ये कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था FeC2O4, जबकि आंसर ठीक तीसरे वाले में ही था। आप देखो यहां पर C2O4 है, यहां पर C2O4 है, दोनों में ऑक्सैलेट आयन है बेटा, दोनों में ऑक्सैलेट आयन है। तो तुम पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ C2O4 पे कैसा चार्ज होना चाहिए? तो हाइड्रोजन पे +1 है और H2 है, तो हाइड्रोजन पे 2 पॉजिटिव टोटल हो गया, तो C2O4 पे 2 निगेटिव होगा। ये ऑक्सैलेट आयन है बेटा, इसे तोड़िए आयन में, Fe2 + C2O4 2-, इसे याद रखिए,
ये ऑक्सालेट आयन होता है C2O4 2-, ऑक्सालेट आयन, और यही आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो ऊपर है वही आ जाएगा। सो 2 इंटू कार्बन प्लस 4 इंटू -2 बराबर -2 और 2C बराबर 6, यहां से C बराबर आ गया 3। अब मुझे बताइए कि फर्स्ट 4 में आपको कोई डाउट है? फर्स्ट 4 में आपको कोई डाउट है? फर्स्ट 4 में KMnO4, K2Cr2O7, H2C2O4 एंड FeC2O4, इन चारों में कोई डाउट है बेटा आपको? अभिषेक बताना बेटा, आपको कोई डाउट है क्या? हाँ, तो इसमें याद रखने वाला पॉइंट निकल के आया, जैसे जैसे और भी आप ऊपर भी तोड़ सकते हैं, इनमें इसे तोड़िएगा तो क्या बोलेंगे? K प्लस MnO4 माइनस, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे पर मैग्नेट आयन। इसको अगर तोड़िएगा तो 2K प्लस Cr2O7 2-, क्या कंपाउंड का नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इस एनायन को बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। सो प्लीज, ये है ऑक्सालिक एसिड। नाम याद रखा कीजिए, सिर्फ NaCl याद रखने से काम नहीं चलेगा, कंपाउंड्स के नाम को याद रखा कीजिए। सेम अंडरलाइंड नहीं है, FeC2 में Fe अलग अंडरलाइंड है और C2 अलग अंडरलाइंड है, मतलब Fe का निकालना है और कार्बन का निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एलिमेंट का होगा, FeC2 का नहीं निकलेगा, Fe अलग निकलेगा, कार्बन अलग निकलेगा। हाँ, लिखा तो ऑक्सालिक एसिड है थर्ड में, जब लिख दिया तो क्यों पूछ रहे हो? चलिए पांचवा क्या है? H2SO4। H2SO4 देखिए, हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू -2 बराबर 0। सल्फर का निकालिएगा 6 आएगा। 6 में क्या है? 6 में है H2S, H2S सल्फाइड है, हाइड्रोजन का +1, तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर बराबर 0, तो सल्फर का आ गया -2। कौन सा कंपाउंड है? हाइड्रोजन सल्फाइड। Na2S सोडियम सल्फाइड है, 2 इंटू 1 प्लस S बराबर 0, S आ गया -2। सोडियम अल्कली मेटल है, +1 होगा। ऐसे भी सल्फाइड है यार, सल्फाइड में सल्फर का -2 होता है, ये रूल में ही लिखा दिए हम आपको, सम अलग से पॉइंट में। आठवां क्या है? आठवां है KH3C2O4 होल 2.2H2। KH3C2O4 होल 2.2H2। एक तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये कौन सा आयन है बेटा? ये वाला मुझे लिख के बताओ तो प्लीज, जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये कौन सा आयन है? ये कौन सा आयन है बेटा जो मैंने अंडर? ऑक्सालेट आयन है, वेरी गुड, सही लिखा है, ये ऑक्सालेट आयन। तो अगर ये ऑक्सालेट आयन है तो कार्बन का जो ऑक्सालेट पे निकाले वही आएगा ना, तो कार्बन का ऊपर निकाल चुके हैं 3 आएगा।
आप देखो ऊपर ऑक्सैलेट आयन में निकाल चुके हैं C2O4 2-, ये ऑक्सैलेट आयन है, इसमें कार्बन का निकाल चुके हैं 3 आएगा। तो आप या तो सीधा कहो कि यार ये ऑक्सैलेट आयन है, C2O4 2- लिख दो और C2 उसमें कार्बन का निकाल दो। एक दूसरा तरीका है कि आप कहो कि नहीं पोटेशियम अल्कली मेटल है 1 होगा, हाइड्रोजन का सभी कंपाउंड में 1 होता है तो 3 × 1 होगा। कार्बन का नहीं पता, कार्बन का टोटल कितना एलिमेंट है, 4 एटम है तो 4 × कार्बन होगा। ऑक्सीजन का कितना एटम है, ऑक्सीजन का 4 दूनी 8 एटम है तो 8 × -2 होगा। इतने का निकाले हैं और वाटर न्यूट्रल ही है तो वाटर पे कोई चार्ज नहीं है तो छोड़ भी सकते हो या वाटर का ले भी सकते हो। फिर से वाटर में हाइड्रोजन का 4 एटम है तो 4 × 1 होगा और ऑक्सीजन 2H2O है तो ऑक्सीजन 2 हो गया तो 2 × -2 होगा, बराबर 0 कर दो। यहां से निकालोगे कार्बन 3 आएगा। बट ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बेवकूफ लोग करेंगे। सीधा देखेंगे ऑक्सैलेट आयन है तो ऑक्सैलेट आयन है तो इसको लिखेंगे C2O4 2-। अब C2O4 2- लिखेंगे ऑक्सैलेट को तो यहां से निकाल लेंगे 2C-8 बराबर -2, यहां से निकल जाएगा कार्बन बराबर 3, ऑक्सैलेट आयन। तो दो तरीका से बताया मैं, एक तो बताया कि ऑक्सैलेट आयन है सीधा कार्बन का निकाल लो, C2O4 2- लिख के कार्बन का निकाल लो 3 आ जाएगा। नीचे जो मैंने बताया हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के बताया, वो गलत तरीका है, मतलब वो बना हुआ सही है बट वो सही तरीका नहीं है, एक स्मार्ट तरीका नहीं है। बना हुआ सही है बट वो स्मार्ट तरीका नहीं है सवाल को बनाने का। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आप धीरे धीरे समझते जा रहे हो आप। MnO2 है 9th, MnO2 है। Mn का Mn ऑक्सीजन का -2 होता है तो +2 × -2 बराबर 0, यहां से Mn का आ जाएगा 4। BaO2 है। एक बच्चा हमको अभी मैसेज किया था कि सर हमको ऑक्साइड पेरोक्साइड ये सब पहचानने नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देख ही नहीं रहा है। हम तो बता चुके हैं आपको कि O2- को बोलते हैं ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है, ये पेरोक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है, यही अंतर है। ये ऑक्साइड है, पहले तो ये रट लीजिए, ये पेरोक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है। फिर भी बच्चे को दिक्कत हो रही है इसको पहचानने में, तो मुझे बताओ ना कि बेरियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 का है तो बेरियम पे +2 होगा। अब बेरियम पे +2 होगा तो O2 पे 2- होगा। अब इसको आयन में तोड़िए, बेरियम पे +2 तो O2 पे कितना ले 2-। मुझे बताइए O2 2- कौन सा कंपाउंड है, पेरोक्साइड हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -1, तो ये -1 होगा। मुझे बताना बेटा समझ में आया, BaO2 समझ में आया, पहचान पाए, इसका नाम होगा बेरियम पेरोक्साइड। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन का पूछे, एगो लिख रहा है कि ऑक्सीजन का नहीं पूछेगा तो एक्सेप्शन नहीं होगा तो -2 लिख देना। यहाँ ऑक्सीजन का ही पूछा है BaO2, ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड होगा तो -1 लिख देना, ऑक्साइड होगा तो -2 लिख देना, सुपर ऑक्साइड होगा तो -1/2 लिख देना, किसी भी एलिमेंट का पूछ सकता है। नहीं, मैंगनीज पेरोक्साइड नहीं होगा। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होता है -2,
एक बच्चा कह रहा है ये मैग्नीज पेरोक्साइड है, नहीं है मैग्नीज पेरोक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मीन्स यहाँ पे ऑक्साइड है। देखो ना बे, मैग्नीज का क्या आया -2, सॉरी ऑक्सीजन का क्या है लिए -2, मैग्नीज का क्या आया +4, तो मैग्नीज का +4 आया, मैग्नीज का +4 आया, इसका मतलब MnO2 है तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया, O2 पे टोटल -4 चार्ज आया, तो एक पे कितना आया -2, O2 -4 है, इसका मतलब O-2 है, और O-2 को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड है। और अच्छे से समझो इसको, आयन में तोड़ो ना, आयन में तोड़ो, पता लग जाएगा कि ये पेरोक्साइड है कि नहीं। MnO2 है, ये Mn4+ है, +2O2- है, ये ऑक्साइड है। ऐसा बच्चा है, कितना बेवकूफ बच्चा है ये देखो, वो सोच रहा है MnO2 है तो क्या ये पेरोक्साइड है, अरे BaO2 है, ये पेरोक्साइड है। क्यों, देखो हमें पहले से पता है ये ग्रुप 2 का है, ये ग्रुप 2 का है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 ही होता है, इसके कारण ये Ba2+ हो गया, तो O2 पे 2- हो गया। बट इसमें वैसा प्रॉब्लम नहीं है, Mn ग्रुप 2 का नहीं है, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, तो वास्तव में ये ऑक्साइड है और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 निकल के आएगा। तो यहां पर हमें क्लू मिलता है कि ये पेरोक्साइड है BaO2 में, क्योंकि Ba का पता है, Mn का +7 से लेके -1 तक कुछ भी हो सकता है ऑक्सीडेशन। तो अगर आप ऐसे लिखिएगा इस कंपाउंड को, MnO2 को ऐसे, MnO2 Mn के ऊपर 2 लिख दीजिएगा, तब हम बोलेंगे कि ये मैंगनीज पेरोक्साइड है। Mn के ऊपर 2 लिख दीजिएगा, तब ये मैंगनीज पेरोक्साइड है। नॉर्मली MnO2 लिखेंगे तो हम उसे ऑक्साइड मानेंगे, नॉर्मली क्या मानेंगे, ऑक्साइड मानेंगे। बट BaO2 में इसके ऊपर 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि Ba ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो जैसे ही ग्रुप 2 का एलिमेंट है, हमें क्लियर हो गया बेटा कि इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मैग्नीज Mn के बदले मैग्नीशियम रहता तो, ये सब सवाल जो आप करते हैं ना, आप ही सोचो ना, मैग्नीशियम होता तो क्या होता, बेरिलियम मैग्नीशियम ग्रुप 2 है, तो पहले से ही हो जाता कि इस पे +2 ऑक्सीडेशन होता, तो हम इसको बोलते हैं मैग्नीज पेरोक्साइड, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम पेरोक्साइड। अपना दिमाग लगाओ ना, क्यों अपने मन से सोचते रहते इसके जगह पे ये होता, उसके जगह पे ये होता, वो करके देखो क्या होगा। पेरोक्साइड कहीं भी बन सकता है, लेकिन सेकेंड ग्रुप वाले में +2 लिखने की जरूरत नहीं है, और बाकी में पेरोक्साइड होगा तो कुछ ना कुछ आपको हिंट होगा, और नहीं हिंट होगा तो हम उसे ऑक्साइड मानेंगे। इतने अच्छे से समझाने के बाद भी तुमको खाली खुजली होता रहता है। मुझे बताना ये चीज क्लियर हुआ कि MnO2 ऑक्साइड है और BaO2 पेरोक्साइड है। मुझे सिर्फ इसका आंसर चाहिए। जहां नहीं पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट का निकालना है, वहां दो सारे एलिमेंट के निकाल दो। अजीब सा बच्चा है, कह रहा है पता ही नहीं चलता है कौन सा एलिमेंट का निकालना है। ऐसा कोई कंपाउंड लिखे जिसमें किसी भी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखें। जैसे ये देखो, पहला कंपाउंड KMnO4, पोटेशियम का +1 लिखे हैं, सॉरी KMnO4, पोटेशियम का +1 लिखे हैं, मैंगनीज का निकालें, ऑक्सीजन का -2 लिखें। तो क्यों लिख रहे हो, पता ही नहीं चलता है कौन सा एलिमेंट का निकालना है। अरे भाई अंडरलाइंड है एलिमेंट, यहाँ पे BaO2 में अंडरलाइंड है एलिमेंट, तो पता नहीं चल रहा है कि ऑक्सीजन का निकालना है। और अदरवाइज नहीं नहीं अंडरलाइंड है तो सारे एलिमेंट का निकालना है। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें किसी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाले हैं, हर आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हैं। तो कुछ भी मत टाइप करते रहो।
कैसा कैसा बच्चा कहता है पता ही नहीं चलता है कौन सा एलिमेंट का निकालना है, अंडरलाइंड है तब उसको नहीं पता चल रहा है। 11th में है BaO, ऊपर देखो BaO2 था, अब 11th में है BaO। मुझे आप लिख के बताओ बेटा 11th में BaO है, तो लिख के बताइए कि ये ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है या पेरोक्साइड है। लिख के बताइए ये ऑक्साइड है, डेफिनेटली ऑक्साइड है। इस पे +2 हो गया तो इस पे -2 होगा। ये Ba2 प्लस है, O2 माइनस है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको मैं अगली क्लास में नहीं कराऊंगा। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। in the following compounds. MnO4 minus, CrO4 2 minus, Cr2O7 2 minus, Na2S2O3, S2O3 2 minus, C2O4 2 minus, NaHS, AgNO3, NO3 minus, SO4 2 minus, SO3 2 minus, ClO4 माइनस। ये आपका होमवर्क है और प्लीज इसको बनाना, और किसी में डाउट होगा तो आप इस सॉल्यूशन ऐप पे पूछ सकते हो। अब देखिए एक डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मुझे बताना ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। आप बताओ कि अभी भी डाउट है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, पहले से बेटर हुआ या नहीं हुआ। वेरी गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड बेटा। अब देखिए अभी जो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पता, हाँ ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। चार्ज होता है, चार्ज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। कह रहा है ये होता क्या है, अभी भी डाउट है। HCl एक कोवेलेंट बॉन्ड है, देखो पढ़े होंगे आप कोवेलेंट बॉन्ड लाइफ में, कि हाइड्रोजन का एक एलिमेंट और क्लोरीन का एक, सॉरी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन आप इसी चैप्टर में पढ़े कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन की तरफ खींचा हुआ रहता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन की तरफ खींचा रहेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चला जाएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चला जाएगा। अब वो जो पार्शियल चार्ज है हम उसे 1 यूनिट का चार्ज कम से कम मानेंगे, उसी चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे मान लो कि सॉलिड स्टेट में NaCl कैसे रहता है, तो Na+ अलग रहता है और Cl- अलग रहता है, और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, नहीं, पूरा फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो रियल चार्ज हुआ आयनिक कंपाउंड में। अब कोवेलेंट कंपाउंड में बहुत रियल चार्ज नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड में एपरेंट चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है।
यही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये कहना कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये समझ में नहीं आया, ये बेईमानी है कहना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आता है, और NaCl के एग्जाम्पल से आयनिक बॉन्ड में भी समझ में आता है कि क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली क्लास में केमिकल बॉन्डिंग की पहली क्लास में सिर्फ यही तो पढ़ाया हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। दूसरी क्लास में रूल्स लिखा हूं, ये तीसरी क्लास चल रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो जिंक सॉलिड है, ये Zn2 प्लस बना, +2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। या एक डिफिनेशन और है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो कि C2O4 2 माइनस है, ये CO2 बन गया। C2O4 2 माइनस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और यहां निकालोगे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो हम कहेंगे ऑक्सालेट आयन इज ऑक्सीडाइज। हेयर ऑक्सालेट आयन इज ऑक्सीडाइज्ड, या हेयर जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। ये 2 डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन का। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ही, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही। बैलेंस कीजिएगा तो दिख जाएगा। जैसे मान लो हम नीचे वाले को बैलेंस करते हैं, तो कार्बन का 2 है तो कार्बन का 2 ले लो, नीचे वाले को बैलेंस कर रहे हैं, 2 कार्बन है तो यहां 2 लिख लीजिए, ऑक्सीजन 4 हो गया, प्लस चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो अगर कहीं पे भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा ही। आप देखो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, और यहाँ कितना है जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपर 2+ है, फिर फालतू बातें कर रहा है, कह रहा है कि सर एनर्जी रिलीज ऑब्जर्व से डिफाइन कर सकते हैं। मैं जैसे डिफाइन कर रहा हूं वैसे ही कर सकते हैं, एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब से नहीं कर सकते हैं। एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब से डिफाइन करते हैं एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। फिर बकवास की बातें लिखना शुरू कर देता है। जो लिखने की आजादी है ना, इसलिए लिखते हो। सामने क्लास में पढ़ते तो एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। घर पे हो, लिखने की आजादी है, तुम कुछ भी जो दिमाग में आया लिख देते हो, सुनने का तो सोचे ही नहीं। अरे एनर्जी लॉस या गेन से हम क्या डिफाइन करते हैं, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। बचपन से पढ़ाया जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। अब फिर भी वही बात हमसे पूछ रहे हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cu2 +2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर। Here Cu2 plus ion is reduced. Decrease in oxidation state. जो डिफिनेशन हम बोलते हैं वो तो याद रखते नहीं और कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन बोलेंगे। इसका उल्टा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे देखो MnO4- है,
ये Mn2 प्लस में बदल जाता है। तो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, +7 से +2 हो गया। हेयर MnO4 minus ion is reduced. So हमने डिफाइन किया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये डिफिनीशन याद रख लीजिए। मुझे बताइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनीशन समझ में आया या नहीं आया? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का डिफिनीशन समझ में आया या नहीं आया? ऑल क्लियर, लिख दिया, वेरी गुड। सो डिफिनीशन तो क्लियर हुआ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन, एक डिफिनीशन हम ला रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। In a chemical reaction, both oxidation and reduction occur simultaneously. Such reaction is called redox reaction. मैंने बोला बेटा ऐसा नहीं होगा, जैसे ऊपर देखिए ना, ऊपर देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो कॉपर 2 प्लस को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए ना, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होता है, जब भी होगा तो दोनों साथ में होगा। आधा आधा रिएक्शन लिख सकते हैं हम, सिर्फ ऑक्सीडेशन का लिख सकते हैं, सिर्फ रिडक्शन का लिख सकते हैं, लेकिन रियल में रिएक्शन जब भी होता है दोनों एक साथ होता है। इन्हें केमिकल रिएक्शन जब होगा तो सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं होगा, जब भी होगा तो दोनों साथ होगा, और वैसे रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जिंक सॉलिड है, कॉपर 2 प्लस एक्वस है, या कॉपर 2 प्लस मत लिखो, कॉपर सल्फेट लिखो। कॉपर सल्फेट एक्वस है, ये बनाया जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस। यह एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है। जरा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, जिंक का 0, कॉपर का +2, जिंक का +2 और कॉपर का 0। जी, यह एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है। तो आप देखो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया है, +2 से 0 हो गया है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। अब देखिए मैं बोल रहा हूं जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं बेटा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं,
और जिसका रिडक्शन होता है उसे, गलत बोल दिया मैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसलिए बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, आप लिख के बताइएगा, इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिख के बोलिएगा। जिंक, वेरी गुड। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अरे यार क्या हो जाते हो यार, बार 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 मिट जाता है। तो जिंक हमारा है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मुझे बताइएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? लिख के बताइएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर सल्फेट, वेरी गुड बेटा, कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया, एक एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो एक रिएक्शन है Fe2 प्लस MnO4 माइनस प्लस H प्लस, ये बनाया Fe3 प्लस Mn2 प्लस वाटर। मैं बैलेंस कर देता हूं, बैलेंसिंग पढ़ाऊंगा अलग से, तो बैलेंस कैसे किए ये मत पूछना, मैं अभी बैलेंस कर देता हूं, बाकी बैलेंस कैसे किए ये मत पूछना, मैं आगे अलग से पढ़ाऊंगा आपको बैलेंसिंग। यहाँ 5 लिखो, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 8 लिखो, 17, 5 या 15, 16, 17, बैलेंस हो गया। ये कैसे किया मत पूछना, अलग से पढ़ाऊंगा बैलेंस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। MnO4 प्लस MnO4 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का निकालिएगा, +7 आएगा, और यहां तो +2 दिख ही रहा है। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है? घटा है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब आपको मुझे बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मुझे आप बताइए, लिख के बताइएगा, इस सेकंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? वेरी गुड, MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO4 माइनस। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Fe2 प्लस। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड बेटा, अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, वेरी गुड। अब यहां तक किसी को डाउट हो रहा है तो वो भी लिख देगा कि क्या डाउट हो रहा है, या और एग्जाम्पल चाहिए क्या? मुझे लगता है 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो ऑल क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक।
वेरी गुड, वेरी गुड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का हम डिफिनेशन लिखे थे, सॉरी डिफिनेशन बोले थे, लिखे थे नहीं, तो अब हम डिफिनेशन लिख देते हैं। Substances which undergo reduction are called oxidizing agent. एग्जाम्पल है KMnO4, KMnO4 लिखिए या MnO4 माइनस लिखिए, एक ही बात है। तो KMnO4 इज a very good oxidizing agent. K2Cr2O7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O2, HNO3, O2, O3, H2SO4, कॉन्क, ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैं नाम लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल में, कि जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो कुछ जो वेरी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा नहीं इतना ही है, बहुत सारे हैं, लाखों हैं, जो बहुत ही कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका नाम मैंने यहां पे लिख दिया है। सब्सटेंस which undergoes oxidation is called reducing agent. जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, RA। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोलेंगे OA। रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल है अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्या यार क्या टाइप करते जा रहे हो यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सुनो ना, एक ही लाइन एक ही स्टेटमेंट को 10 बार टाइप कर दियो, स्क्रीन को तो हमारे देखने लायक रहने ही नहीं देते। अल्कली मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, जिंक, अल्मुनियम, Ki, Fe3+, सॉरी Fe3+ नहीं, Fe2+, Fe2+, H2S, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कई रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कम से कम इतना आपको जानना चाहिए कि ये सब बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जरा सा मैं एक बात बोलता हूं, अगर आप देखे होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहला एग्जांपल जो मैं कराया था उसमें मैं यही बताया था कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाया था, और आप देखे होंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेके +5 तक, -3 से लेकर के +5 तक मोस्ट ऑफ द नंबर आया। तो हम जरा सा जानना चाहते हैं कि किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट,
मुझे बताओ नाइट्रोजन किस ग्रुप का है पीरियोडिक टेबल में? नाइट्रोजन किस ग्रुप का है पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप 15। वेरी गुड, सही बोल रहे हो, ग्रुप 15। अगर मैं ये नए स्टाइल में है जब 18 ग्रुप ले रहे हैं, पुराने स्टाइल में बताऊं तो नाइट्रोजन किस ग्रुप का है? पुराने स्टाइल में जब 8 ग्रुप थे तो 5A का है, 4A बोल रहे हो, 5A का है, 5A का है। बस तुमको ग्रुप भी नहीं पता। अबे 15 है तो 10 घटाओ 5A का है, 16 है तो 10 घटाओ 6 का हो गया। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, 10 घटाओ 6 का है। क्लोरीन 17 ग्रुप का है, 10 घटाओ 7 ग्रुप का है पुराने स्टाइल। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन एलिमेंट होगा, एक बच्चा ऐसे सही लिखा था कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो मैक्सिमम होगा। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये मैक्सिमम होगा। या तो आप इसे लिख सकते हैं ग्रुप नंबर, लेकिन ग्रुप नंबर होना चाहिए 1 to 8 पुराने स्टाइल में, ये 1 to 8 वाला, या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो ये होगा ग्रुप नंबर 1 to 8 जो लिखते हैं वो -8, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन ऐसे लिखता हूं, मुझे बताओ नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? यार मैक्सिमम बताया ग्रुप नंबर और मिनिमम बताया ग्रुप नंबर -8, तो क्यों लिख रहा हूं मिनिमम? फिर से मिनिमम बताया ग्रुप नंबर -8, तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम क्या होगा? 5। मिनिमम 5 -8 -3, तो नाइट्रोजन के ग्रुप का मैक्सिमम होगा 5 और मिनिमम होगा -3। उसी तरह से ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन छोड़ दो, ऑक्सीजन का भी मैक्सिमम 6 आ सकता है। सल्फर का बताओ, ऑक्सीजन के ही ग्रुप का है, आप बताओ सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? वेरी गुड, 6। और मिनिमम बताओ -2। वेरी गुड। अब आप बताओ क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्लोरीन का 7 और मिनिमम -7। अब देखो अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। ऐसा करते हैं हम, कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, इसमें कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। मैंगनीज, मुझे बताइए मैंगनीज किस ग्रुप में है? मुझे बताइए मैंगनीज किस ग्रुप में है? 7th ग्रुप में है। वेरी गुड, तो मैक्सिमम होगा 7 और मिनिमम होगा -1। मुझे बताइए क्रोमियम किस ग्रुप में है?
क्रोमियम किस ग्रुप में है पुराने स्टाइल में? तो 6 ग्रुप में है, तो मैक्सिमम होगा 6 और मिनिमम होगा -2। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं यहां कह रहा हूं कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से मैक्सिमम है। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा ही, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है उसे रिडक्शन बोलते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जैसे एग्जांपल देखें, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +7 है, Mn अपने मैक्सिमम में। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। एग्जांपल देखो, Ki में आयोडीन -1 में है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा। मिनिमम है -1, तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से बढ़ेगा ही किसी रिएक्शन में, तो -1 से बढ़ेगा मीन्स ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उससे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। H2S सल्फर का -2 है, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब किसी कंपाउंड में जब ये रिएक्शन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से बढ़ेगा ही, क्योंकि मिनिमम तो है ही है, तो बढ़ेगा मीन्स सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई होप कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया होगा। अगर मैक्सिमम मिनिमा के बीच में होगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम से बड़ा है और मैक्सिमम से छोटा है, दिस इंप्लाइज कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल देखिए, दोनों की तरह काम कर सकता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में है। जैसे एग्जाम्पल है H2O2। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो H2O2 का रिएक्शन होकर के ये H2O बन सकता है, -2 में जा सकता है, मीन्स घट सकता है, और O2 बन सकता है, 0 में जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो H2O2 can act as an oxidizing agent as well as reducing agent। यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लो। एक रिएक्शन में दोनों भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, कोई एक की तरह भी एक्ट कर सकता है। जैसे मान लो एक दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, बट हो सकता है एक रिएक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा हो, किसी रिएक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा हो। मैं सिर्फ इतना बोला बेटा कि किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में कहीं होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो NO2- है, ये बना NO3-, तो मुझे बताओ NO2- यहाँ पे क्या है? मुझे बताओ, आप बताओ, लिख के बताओ। NO2- यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट NO2- में नाइट्रोजन का 3 है और नाइट्रेट में नाइट्रोजन का 5 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे NO2- क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? मुझे बताओ NO2- यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट?
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो NO2 माइनस है रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक दूसरा रिएक्शन लिख रहा है, NO2 माइनस है, इससे NH3 बन रहा है, यहाँ पे +3 है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे -3 है। मुझे बताना NO2 माइनस यहाँ पे क्या होगा इस रिएक्शन में, नीचे वाले रिएक्शन में NO2 माइनस क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो NO2 माइनस से क्या कंपाउंड बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि NO2 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। आया समझ में? यस नो? बोलो ना बेटा, समझ में आया कि नहीं? हाँ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 to -7 रहेगा। ये अलग बात है कि हाइड्रोजन का -7 मिलता नहीं, थ्योरेटिकली 1 to -7 रहेगा। ये अलग बात है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -7 मिलता नहीं, -1 तक मिलता है। एक बच्चा कह रहा है नो। आया समझ में? तो नो। नो लिखना कितना आसान है, अब तुमको समझना कितना टफ लगता है। बाप रे बाप, सिंपल सिंपल बातें नहीं समझ में आता है। ये नहीं मतलब बोल रहा हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब मैं इसमें क्या क्या नहीं समझ में आ रहा? कुछ भी मत लिख दिया करो Cr2O5, कुछ भी मत लिख दिया करो। Cr2O5 नहीं होता है, CrO5 होता है, तो कुछ भी मत लिख दिया करो। कह रहा है कि सर पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम में है या मिनिमम में है? ये क्या लिखा है मैंने आपको? ये क्या लिखा है कि आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऊपर क्या लिखा है? ऊपर में यहाँ लिखा है ना मैक्सिमम किसको बोलते हैं और मिनिमम किसको बोलते हैं। एक ही स्टेप बाद भूल गया बेटा। कंपाउंड का नहीं होता, एलिमेंट का होता है। कंपाउंड का मैक्सिमम मिनिमम होता ही नहीं है, कंपाउंड में किसी एलिमेंट का होता है। बार बार मैसेज मत करो, बार बार करोगे तो जो 2 बार जो मैसेज कर देता है उसको तो मैं रिप्लाई नहीं करता। जिसका भी मैसेज मैं 2 बार देखता हूं उसको मैं रिप्लाई नहीं करता। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना क्लियर है या नहीं है, अपने मन से कुछ भी जोड़ के मत पूछा करो। पहले मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना क्लियर है कि नहीं, बस खत्म हो गया। कह रहा है H2O2 फिर से बता दी। H2O2 का एक रिएक्शन है पॉपुलर रिएक्शन, H2O प्लस हाफ O2। तो -1 से -2 भी हुआ है और 0 भी हुआ। तो यही H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और यही H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट भी है। मतलब H2O2 का 2 मॉलिक्यूल होगा तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडेशन, एक बच्चा पूछ रहा है कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा। हाँ भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप चूंकि अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं की हो इसलिए कोई इतनी दिक्कत हो रही है। कौन से एग्जाम्पल में मैंने Ra लिखा है सल्फर का? यहाँ सल्फर का 6 है, यहाँ तो सल्फर का -2 है। तेरा सल्फर का तो 6 होता है तो उसको Ra क्यों लिखा है? यहाँ सल्फर का -2 है जो मिनिमम है, इसलिए Ra लिखा है। हाँ, जूनियर क्लास में एडिंग ऑफ, हाँ सौरभ का कहना सही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऐसे डिफाइन किया था। वो बहुत पुराना डिफिनेशन है, क्लासिकल डिफिनेशन है, अब नहीं चलता है और उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कहेगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, C+O2CO2 ये ऑक्सीडेशन है। बट ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो
पुराना डिफिनेशन से कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं पुराना डिफिनेशन नहीं बताया, मैं जो बता रहा हूं इसे याद रखिए। बट आपका कहना सही है कि आपको पुराना डिफिनेशन बताया गया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये पुराना डिफिनेशन है, ये आपको कहीं जरूरत होगा तो टीचर आपको डिफाइन कर देगा। Increase in oxidation state is oxidation, not positive charge. Increase in oxidation state is oxidation. मान लो -3 से -2 हो गया, तो ये भी तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज की बात कहाँ है? एक तो सामर्थ्य मिश्रा 3-3 बार मैसेज करते हो, कुछ भी मैसेज करते हो, मैं साफ ही बोल रहा हूं कि एक किसी का भी मैसेज रिपीटेड होगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। चलिए, यहां तक की बात तो हो गई। अब अपन डिफाइन करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है। तो केमिकल बॉन्ड का डिफिनीशन, ए केमिकल बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग force of attraction between two atoms in a molecule. एक केमिकल बॉन्ड है क्या? तो डिफाइन किया हूं कि एक केमिकल बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। दो एटम के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। Whenever a bond is formed, energy is released. एंड स्टेबिलिटी, जब भी एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी, एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होती है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एटम है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है दोनों एटम की अलग अलग, लेकिन दोनों मिलकर जब H2 बनाता है तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम होती है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो जाती है, और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, H2 स्टेबल हो जाता है। आपको एयर में H2 मिलता है, H नहीं मिलता है, मींस एटम हैज हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल। atom has higher energy than molecule. So whenever a bond is formed, energy is released. इसका मतलब हुआ bond formation is always exothermic. Bond formation is always exothermic. जैसे मान लो कि दो हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है, अलग अलग है, 2H लिखा, ये दोनों मिलकर H2 बना रहा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी हाई, और इसकी एनर्जी लो होगी, एनर्जी लो। जिसकी एनर्जी लो उसकी हाई स्टेबिलिटी होगी, और जिसकी एनर्जी हाई उसकी लो स्टेबिलिटी होगी। कहिएगा सर स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? तो नेचर में पाया जाना, नेचर में H2 पाया जाता है या H, तो H2, तो जो ज्यादा पाया जाएगा नेचर में वो ज्यादा स्टेबल होगा।
अब इसका डेल्टा एच क्या होगा मुझे बताना जरा सा, आप लिख के बताना, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव होगा, लेस देन 0। सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होती है। देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन, अगर बॉन्ड को तोड़ना होगा तो एनर्जी बाहर से नहीं होगी। देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब तोड़ने की बात कर रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, means bond dissociation is endothermic. That is, bond dissociation process is endothermic. अब मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो क्यों बनता है, कि व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। तो पहला है क्यों कोई केमिकल बॉन्ड बनता है। तो केमिकल बॉन्ड बनता है टू अटेन a stability like inert gas configuration. To attain a stability like inert gas configuration. आप होल्ड करना प्लीज, मेरा फिगर नहीं आ रहा होगा, लैपटॉप बंद हो गया इसलिए नहीं आ रहा है, तो आप 1-2 मिनट वेट करना, देखता हूं मैं क्या प्रॉब्लम है। खुद से बंद हो गया चलते चलते। अच्छा, रीस्टार्ट हो गया लैपटॉप, तो आप प्लीज होल्ड करना। रिज्यूमिंग विंडो कर रहा हूं मैं, 1-2 मिनट होल्ड करना, ठीक हो जाएगा सब। पता नहीं कैसे लैपटॉप अपने आप बंद हो गया। पावर तो है ना, तो फिर अरे पावर कॉर्ड ही नहीं लगा हुआ था, इसीलिए बैटरी डाउन हो गया था, इसीलिए ये हो गया। नाइन 751 613।
मुझे बताना बेटा, अब एवरीथिंग फाइन और नॉट, प्लीज मैसेज करके बताना, इज एवरीथिंग फाइन? क्या आप मुझे सुन रहे हो बेटा? यस, वेरी गुड, एवरीथिंग फाइन। तो मैं आपको ये बता रहा था, एक्चुअली ना मैंने पावर से कनेक्ट नहीं किया था इसको, और लैपटॉप बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो ऑफ हो गया। टू अटेन स्टेबिलिटी लाइक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्यों एक केमिकल बॉन्ड बनता है? क्यों एक केमिकल बॉन्ड बनता है? तो एक केमिकल बॉन्ड इसलिए, देखिए होता क्या है, इनर्ट गैस से में बॉन्ड नहीं बनते, तो इनर्ट गैस में बॉन्ड नहीं बनते तो चाहता है एटम कि हम इनर्ट की तरह हो जाए, चाहता है एटम की इनर्ट की तरह हो जाए। तो और आ रहा है स्टेटमेंट कि टू अटेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या टू अटेन स्टेबिलिटी, उस पे भी हम आएंगे, उस पे हम आएंगे, पहले मेरी बात देखिए। टू अटेन स्टेबिलिटी लाइक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसे H2 है, तो हाइड्रोजन के पास एक एटम है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक एटम। जब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया और इस हाइड्रोजन एटम के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मींस अब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लिया, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर हम CH4 लें तो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन है दूसरा, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, बॉन्ड बन गया। अब आप देखिए कार्बन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मींस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और हाइड्रोजन के बाहर में भी दो दो इलेक्ट्रॉन आ गया, हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं उसको, या हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन, और हीलियम भी इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ये पुराना स्टाइल है एक्सप्लेन करने का कि इस कारण से बॉन्ड बनता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है टू अटेन स्टेबिलिटी by decreasing potential energy of the system. By decreasing potential energy of the system. पांच 6 मिनट बचा हुआ है तो मैं मटेरियल भेज देता हूं, इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो पेज नंबर 9 तक तो मैं मटेरियल भेज देता हूं, कम टाइम बचा हुआ है तो अगली क्लास में अब पढ़ाऊंगा। सेकंड पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, सेकंड पॉइंट, हाँ अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हो। सेकंड पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अगली क्लास में सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा।
अपलोड कर दिया मैंने मटेरियल। प्लीज आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। भाई आपका टेस्ट का कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होता है बेटा, आप डेली पढ़ाई कीजिए, अपने आप टेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको मेरा लेक्चर नोट डेली रिवाइज करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सके। सीट बनाना है और रेसिस बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सीट बनाना है, रेसिस बनाना है, लेक्चर नोट को रिवाइज करना है। अगर आप इसके अलावा कुछ करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और उसके एग्जाम्पल कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बोला तो इतना काम करना है। और हमेशा, जैसे बच्चा पूछता है सर टेस्ट कब है, अरे तुम तो मान के चलो डेली टेस्ट है, हमेशा तैयार रहिए। अननेसेसरी सवाल पूछेगा, बोलेगा केमिकल बॉन्डिंग कब तक खत्म होगा, कितनी लेक्चर पर वीक लगती है, ये सब मुझे नहीं पता होता है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि मैं 28 लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर देता हूँ। जिस दिन 28 लेक्चर पूरा हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज आ जाते हैं जिसके कारण दिक्कत होती है। मैं 5 लेक्चर में कर देता था खत्म, क्या क्वांटम नंबर, इस बार 10-12 लेक्चर लग गए, बीच में सर्कमस्टांसेज ऐसे आ गए, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट नोट कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट पूरी तरह से एक बार पढ़ लीजिए और सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह सब कर लीजिए, और जब एग्जाम के लिए रिवाइज करते हैं उस समय शॉर्ट नोट बनाइए। उस समय आपको लगता है कि जब आप क्लास नोट बना रहे थे या जब आप सीट बना रहे थे या जब रेसिस बना रहे थे, तो कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, उन पॉइंट, और जो याद नहीं रहते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं, तो उससे लिखने की, जैसे मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे पॉइंट जो आपको याद नहीं रहते हैं, उन पॉइंट्स के शॉर्ट नोट बनाइए। और एक चैप्टर का शॉर्ट नोट 2 या 3 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 या 3 पेज से ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर शॉर्ट नोट नहीं होगा। तो शॉर्ट नोट के लिए आप एक चैप्टर पे मैक्सिमम 4 पेजेस डिसाइड कीजिए। तो इट्स एडवाइजेबल कि छोटा भी लिख सकते हैं, पेजेस कम होना शॉर्ट नोट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 पेज मैक्सिमम एक चैप्टर के लिए डिसाइड कीजिए, और कंटेंट ज्यादा लिखना चाहते हैं तो थोड़ा छोटा लिखिए। शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि 10-20 पेज रिवाइज किए, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया। तो शॉर्ट नोट एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद, पूरा रेस और पूरा सीट बनाने के बाद शॉर्ट नोट, जब एग्जाम के लिए जाते हैं तब शॉर्ट नोट बनाए। सो थैंक यू वेरी मच, क्लास ओवर हो गया।
चिल्लाते हैं पानी नहीं आता। I don't like these offers. ज्यादा जोर से गाड़ी का
আমি আর ছোটু बाथरूम में हो जी कहाँ है पापा बेटा कहाँ है जी पापा मेरा बाहर मेरा बोल रहे चिकन नहीं फिश